नमस्कार। देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम देख रहे थे फिनोल के बनाने की विधियां। आज हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिनोल की जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए मोस्टली रूप से जो फिनोल है सब बेंजीन के समान ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस प्रदर्शित करती है। वो क्यों करती है उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन कौन से कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए उत्तरदायित्व है और वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो होते ही जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो कंपाउंड प्रदर्शित करता है। तो देखिए यदि मैं फिनोल के बारे में यदि मैं बात करूं तो देखिए लाइक बेंजीन के समान एरोमेटिक रिंग होगी और जिसमें क्या होगा भाई, इप्सो पोजिशंस के ऊपर एक OH समूह होगा। ये क्या होता है, फिनोल होता है। उसी प्रकार से यदि मैं इसके एरोमेटिक षटक को इस प्रकार से बनाना चाहता हूं, यदि मैं लाइक बेंजीन से तुलना करते हुए इस बात को यदि मैं समझाना चाहूंगा तो इसको इस प्रकार से समझा सकता हूं। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों 6 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है। वो क्यों है उसके लिए देखिए एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कुछ शर्तें हैं जिसका वो कंपाउंड पालन करना चाहिए। यदि वो कंपाउंड पालन करता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है, यदि नहीं करता है तो वो एरोमेटिक नहीं है। तो देखिए सबसे फर्स्ट शर्त होनी चाहिए उसका प्रत्येक कार्बन, उस कार्बनिक कंपाउंड का प्रत्येक कार्बन sp2 संकरण से संकृत होना चाहिए। तो यदि इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्रत्येक जो संकरण है या सॉरी जो प्रत्येक कार्बन है वो sp2 संकरण से संकृत है। सेम उसी प्रकार से ये जो सभी कार्बन हैं ये sp2 संकरण से क्या है वही संकृत है। इसी प्रकार से लाइक बेंजीन की भी बात करूं तो यहाँ भी देखिए प्रत्येक कार्बन का जो संकरण है वो क्या है भाई sp2 है। इसी कारणवश से इनकी जो संरचना है वो प्लेनर संरचना होती है, इनकी प्लेनर स्ट्रक्चर्स होती है, षटकोणीय होती है, प्लेनर होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे यानी कि षटकोणीय होना इसके लिए कंपलसरी हो। लेकिन यदि यहाँ पे sp2 संकरण है तो इसकी जो स्ट्रक्चर्स वो प्लेनर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि जो प्रत्येक कार्बन है यानी कि प्रत्येक जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए sp2 संकरण से संकृत होना चाहिए, या प्रत्येक एटम है जो sp2 संकरण से संकृत होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें कंटिन्यूअस साइक्लिक रेजोनेंस उपस्थित होना चाहिए, यानी कि सतत चक्रीय अनुनाद उपस्थित होना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए यदि रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यदि मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करूं या रेजोनेंस की बात करूं तो यहाँ पे देखिए ऐसी कॉन्जुगेटेड स्टेट बन रही है कि यानी कि देखिए डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। ऐसी कंडीशंस में पाई बॉन्ड का जो शिफ्ट होता है वो दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं बेंजीन में बात करूं तो बेंजीन के बॉन्ड्स को इस प्रकार से कंप्लीट रिंग में मैं घुमा सकता हूं। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए ये हो सकता है कि कंप्लीट रिंग में ये जो बॉन्ड है वो इस प्रकार से माइग्रेट कर सकते हैं। इस प्रकार से कंटिन्यूअस साइक्लिक रेजोनेंस इस कंप्लीट रिंग में इस प्रकार से एक वलय का फॉर्मेशन कर सकता है। तीसरी कंडीशंस ये हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल का क्या करना चाहिए भाई, ये पालन करना चाहिए, यानी कि ओबे, यानी हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल का यदि वो कंपाउंड पालन करता है तो वो किस प्रकार का कंपाउंड है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखिए टोटल इस रिंग में देखूं, यदि इस रिंग में देखूं तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी कितने हैं भाई, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिसके कारण से ये हकल रूल का क्या करता है, पालन करता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड ये दोनों के दोनों कैसे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंडों की चौथी विशेषता क्या होती है कि ये क्या देते हैं भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्यों करते हैं इसका रीजन हमने जाना। आगे इसी टॉपिक को आप डालिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। जी हाँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूं टॉपिक, फिनोल की
फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए क्यों करता है ऐसा, हमने जाना कि हकल रूल का पालन करेगा। प्रत्येक एटम का जो संकरण होगा वो क्या होगा भाई, sp2 होगा, CCR प्रेजेंट होगा, अर्थात कंटिन्यूअस साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। तो वही कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो मोस्टली रूप से यहाँ पे जो अटैकिंग ग्रुप रहने वाला है वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो किसी एटम्स का सब्स्टिट्यूशन करेगा, यानी कि उस स्थान को हटा के, उस एटम को हटा के स्वयं यहाँ पे कौन जुड़ने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और उस एटम का क्या कर देगा, वहां से प्रतिस्थापन कर देता है। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दो बातें समझना आवश्यक है। यदि मैं फिनोल की बात करता हूं तो ये हमारी फिनोल है। एक दूसरी कंडीशंस में यहाँ पे देखिए केस सेकंड ले रहा हूं। दोनों तरफ हमने फिनोल को लिया है। देखिए यदि OH समूह की बात करूं तो OH समूह मोस्टली रूप से अपन क्या मानते हैं, -M इफेक्ट वाला मानते हैं ना। यदि मैं बात करूं तो सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान यदि मैं बात करूं तो कौन सा आता है, ये -I इफेक्ट प्रदर्शित करता है। यानी कि मैं कह सकता हूं एक प्रकार से ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये, या जिसे अपन हिंदी में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। देखिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि मोस्टली रूप से सिग्मा बॉन्ड पे कार्य करता है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके कारणवश से देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो वलय है यानी कि रिंग है, इस रिंग में क्या कर देगा, ये मोस्टली रूप से क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। इधर देखिए यदि यहाँ पे मोस्टली रूप से यदि मैं इन जो इलेक्ट्रॉनिक जो विचलन है या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इसके अंतर्गत यदि मैं प्रायोरिटी की बात करता हूँ तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है किसको भाई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। फिर दी जाती है रेजोनेंस या जिसे अपन बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट को। फिर दी जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन को, और सबसे अंतिम में मिलती है किसको, इंडक्टिव इफेक्ट को। तो ये आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को, फिर मेसोमेरिक या जिसे अपन रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, या फिर सबसे अंतिम में यहाँ पे फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में, और सबसे लास्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए यदि सपोज करिए यहाँ पे क्या लग रहा हो, मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा हो, और OH समूह कौन सा देता है, +M प्रदर्शित करता है। तो +M का मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो वलय के अंतर्गत ये क्या होगा, यदि रेजोनेंस है तो देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ऐसी कंडीशंस के अंतर्गत लोन पेयर शिफ्ट होता है पाई बॉन्ड की तरफ। तो यहाँ पे जो लोन पेयर होता है वो पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है इस प्रकार से, जिसके कारणवश से क्या होता है, इस रिंग के अंतर्गत यानी कि वलय के अंतर्गत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक घनत्व के में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है। तो हम यदि इन दोनों बातों की यदि तुलना की जाए तो हम दोनों में से मोर प्रायोरिटी किस इफेक्ट को देंगे भाई, मेसोमेरिक इफेक्ट को देते हैं। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या है भाई, बाद में आता है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। यदि इसके ऊपर यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो यहाँ से पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी हो रही है, तो यहाँ पे आने वाला यदि इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या होगा, एक दूसरे में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए
यहाँ पे वलय में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि हो रही है, जिससे आसानी से क्या जुड़ेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और आसानी से उस प्रतिस्थापित समूह को अलग कर देता है यहाँ पे इस प्रकार से। इसी कारण से मैं कह सकता हूं एक बात कि जो ये -I वाला ग्रुप है, ये जो OH है, ये एक प्रकार से यदि इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं तो एक प्रकार से ये कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, या जिसे मैं क्या बोल सकता हूं, निष्क्रियणकारी समूह हो गया, क्योंकि ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है ना कि एक्टिवेट करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। लेकिन हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट को देनी है, जिसके कारणवश से यहाँ पे जो OH समूह है एक प्रकार से किसकी तरह कार्य करेगा, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह कार्य करता है, या जिसे मैं बोल सकता हूं सक्रियणकारी समूह, इसको सक्रियणकारी समूह इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, वलय के अंतर्गत या वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। तो देखिए यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि को प्रदर्शित करना चाहूं तो यहाँ पे देखिए अपने को प्रायोरिटी देनी है किसको, मीजोमेरिक इफेक्ट को। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी कि हमने -I को क्यों नहीं दिया है, या आपको रीजन समझ में आया होगा। तो किसे देनी है भाई, मीजोमेरिक इफेक्ट को। आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इसके बाद में आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि किस प्रकार से हुई है, इस बात को जानते हैं अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। हम क्या मान रहे हैं, अब रेजोनेंस को प्रायोरिटी मान दे रहे हैं यहाँ पे, और हम बात कर रहे हैं कि ये जो OH समूह एक प्रकार से एक्टिवेटिंग समूह है। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की यदि मैं बात करना चाहूँ, अब आप देख पा रहे हो कि ये कौन सी जो पोजीशंस है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि करता है, और कौन सी जो पोजीशंस हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि नहीं करता है। इसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो देखिए जो कॉन्जुगेटेड स्टेट है, इसको इस प्रकार से अनुनादी संरचना इसकी बना सकते हैं अपन। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहने वाले हैं। फिर नेगेटिव चार्ज को घुमाते हैं, फिर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस प्रकार से अपन इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है, मोस्टली रूप से 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हमें मिलती हैं। इनको हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, कौन सी रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि हुई है और कौन सी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि नहीं हुई। ऐसा हम इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के माध्यम से जानते हैं। ये हमने यहाँ पे 5 जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है इनका फॉर्मेशन कर लिया है। अब आप देख पा रहे हो विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में किस किस पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि हो रही है। तो आप देख पा रहे हो ये आपकी इप्सो पोजीशन हो जाती है, ये ऑर्थो हो जाती है, ये मेटा हो जाती है एंड ये पेरा हो जाती है। तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये पैरा पोजीशन हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई, यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन हो गई। तो अब आप देख पा रहे हो केवल ऑर्थो एंड अपन बात करें पैरा की, इन दोनों पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वो एक्टिवेटिंग ग्रुप किन पोजीशंस को एक्टिवेट कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को एक्टिवेट कर रहा है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशंस पर आक्रमण करेगा, या फिर मैं यूं कहूं कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशंस पर जुड़ेगा, तो वो कौन सी पोजीशंस होंगी, ऑर्थो एंड पैरा, ना कि मेटा। क्योंकि मेटा के ऊपर आप देख पा रहे हो यहाँ पे किसी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि नहीं हुई है।
तो यहाँ पे यदि मैं इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाना चाहूं तो किस प्रकार से बना सकता हूं। देखिए हमने पोजीशंस को दर्शा देते हैं कि किस किस पोजीशंस के ऊपर रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें वृद्धि हुई है। इस ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को मैं दर्शा देता हूं इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्थो पोजीशंस हो गई, इस पर आंशिक ऋणावेश को दर्शा देता हूँ इस प्रकार से, और एक जो पैरा पोजीशंस है इस प्रकार से इस कंप्लीट रिंग के अंतर्गत या कंप्लीट रिंग में कौन सा चार्ज घूम रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। और वो कौन कौन सी पोजीशंस हैं, ये ऑर्थो पोजीशंस हैं एंड ये पैरा पोजीशंस है। इस बात को आप उतारिएगा। तो हमारा जब भी प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बाकी का जो शेष पार्ट है वो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज है उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।